So, hello, dear students. Welcome to our second chapter class of civics. So, this is class 10th, and today we will start our second chapter, that is federalism. तो फेडरलिज्म क्या होता है? आप लोग के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस स्ट्राइक कर रहे होंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म, एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट मीनिंग्स कि हाँ हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, सिविक्स से कनेक्टेड तो ये हमारी गवर्नमेंट से कनेक्ट होगा, समथिंग ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो हमारा ये फेडरलिज्म जो वर्ड है इसी से रिलेटेड हमारा आगे पूरा चैप्टर होगा। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर कैसे है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ नेशन so that two or more levels of government have formal authority over the land and the people. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने नेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकती हैं और जिनको कैसी अथॉरिटी होती है, फॉर्मल अथॉरिटी होती है। मतलब दे आर नॉट इनफॉर्मल, दे आर लीगलाइज्ड एंड उनके पास लीगलाइज्ड राइट होता है किसके ऊपर, लैंड और उसके लोगों के ऊपर। एंड दिस इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म। सो व्हाट इज फेडरलिज्म? अब हम इसको और डीप में थोड़ा समझते हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। फेडरलिज्म वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फीडस। जो फेडरलिज्म वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से जो क्या है, फीडस। उसका मीन्स क्या होता है, अ कॉम्पैक्ट और एन एग्रीमेंट। एक कॉम्पैक्ट होना या फिर एक एग्रीमेंट होना। एग्रीमेंट क्या होता है, जहाँ पे ऑल आर एग्रीड टू व्हाट एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एनी इशू। तो इसे क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? फेडरलिज्म इज अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट that allows two or more entities to share control over the some geographic region. फेडरलिज्म एक ऐसा मेथड है गवर्नमेंट का जो अलाउ करता है दो या दो से ज्यादा एंटिटीज से, जो जिनके पास क्या होता है, कंट्रोल होता है किसी ज्योग्राफिक रीजन का। मींस हाँ, मतलब हमारे इंडिया है, हमारे इंडिया में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, बहुत सारे। हमारे पास लोकल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो ये क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है ये डिवाइडेड है। इसके क्या है, लेवल्स हैं। ये हमने पढ़ा था जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था। तो वी हैव स्टडीड अबाउट एक कैसे कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट का। तो दैट इज डिवीजन ऑफ पार्ट्स एंड ओवर द लाइक जो हमारे ज्योग्राफिक रीजन है वो डिवाइड हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ लाइक ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट। तो यही क्या है, यही हमारा फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें पावर डिवाइडेड होती है एक सेंट्रल अथॉरिटी में और उसकी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री में। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट या उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट लेवल पे जो गवर्नमेंट आती हैं वो सारी अलग होती हैं। सो इट इज जस्ट अ डिवीजन ऑफ पावर। सो जो एक फेडरलिज्म का एक पूरा व्यू है, एक पूरा मीनिंग है, वो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है? फेडरलिज्म। तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, लेट्स रीड देम। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हम बेसिक लेवल पे बात करते हैं तो उसमें हमारी जो फेडरेशन है उसमें हमेशा क्या होता है कि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री के लिए होती है, दैट इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जो हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के, मीन्स जो पूरे नेशन से रिलेटेड होते हैं, एक उस लेवल पे गवर्नमेंट होती है जो उन पे फोकस करती है और उसके लीगलाइज जो पावर होती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। The others are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of the state. फिर हमारे पास आती है दूसरे लेवल पे या फिर प्रोविंसेस लेवल पे कह सकते हैं या स्टेट लेवल पे कह सकते हैं गवर्नमेंट, जिनके पास क्या पावर होती है कि स्टेट को एडमिनिस्टर करना। उसके स्टेट में जो भी हो रहा है उसकी जो अल्टीमेट पावर किसके पास होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है। So both these level of governments enjoy their power independent of the other. पावर तो दोनों के पास होती है, बट क्या दोनों की पावर क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। दे आर नॉट कनेक्टेड टू
ईच अदर, मतलब अगर वो उसे अगर पावर अपनी कंट्रोल करनी है, अगर पावर कोई शेयर करनी है, तो अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं पूछेगी कि हाँ मैं ऐसा करूँ, तो उसकी पावर क्या है, इंडिपेंडेंट है। बट या दे आर कनेक्टेड, वो कनेक्टेड होते हैं, बट उनकी पावर क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अ मैप फेडरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कि जो हमारे पास फेडरल कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, दो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 192 कंट्रीज है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। 192 कंट्री में से जो 25 कंट्रीज है उनका क्या है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। देर जो उनके सिटीजन्स है वो मेकअप करते हैं क्या, 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 40% जो हमारे पास फेडरल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशन, और जो ज्यादा लार्ज कंट्रीज हैं उनमें वो क्या है, फेडरेशंस यूनिट में आती है। अब आप सिंपली सोच सकते हैं जैसे जितनी ज्यादा बड़ी यूनिट होगी तो उसे उतना कंट्रोल करने के लिए लेवल्स की जरूरत होगी। सो दैट्स व्हाई जो लार्ज कंट्रीज होती हैं उन्हें फेडरेशन की नीड ज्यादा होती है देन द स्मॉलर कंट्रीज। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर इज अ क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम। अब हमारे पास यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। In this form of administration, there is only one level of government over the whole country. If there are more subunits, they are subordinates to the center. इस सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास केवल एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए, और अगर उसमें सब यूनिट्स हैं कंट्रीज में तो वो क्या होंगी, सब ऑर्डिनेट्स होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट इज द मेन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री। Here, central government passes on the orders to other levels of government, provincial or the local government. यहाँ पे central government ऐसे जैसे हमने पढ़ा कि वो मेन होती है, तो वो क्या कर सकती है, वो पावर्स, उसके पास होल पावर होती है सब पे कंट्रोल करने के लिए, तो अपने वो पास कर सकती है ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। तो जो अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, सब ऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम है एक यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करती है जहाँ पे सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है और जो होल कंट्री को कंट्रोल करती है। सो इट्स सो सिंपल। होप सो आपको ये यूनिटरी सिस्टम का टॉपिक समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास फेडरल सिस्टम आता है। फेडरल सिस्टम क्या है, अभी हमने पूरा पढ़ चुके हैं फेडरल सिस्टम क्या होता है, बट चलिए पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर टू लेवल्स ऑफ अ गवर्नमेंट। इसमें क्या होती है, हमारे पास दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल पे होती है और एक स्टेट पे होती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकते कि हाँ कुछ भी करो, मतलब उसके पास अल्टीमेट पावर नहीं होती कि वो जो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से मनवा सके। इसमें क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर होती है। सो स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर व्हिच इट इज नॉट आंसरेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट और सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की पावर होती है जिसके लिए वो आंसरेबल नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अगर उसे कुछ भी अपने स्टेट में फॉलो कराना है, अगर कुछ भी इन्वेस्ट करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं पूछेगी जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हाँ मुझे इस फील्ड में इन्वेस्ट करना है। सो उसके पास अपनी खुद की पावर है। सो बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, और जो ये दोनों गवर्नमेंट होती है वो सेपरेटली आंसरेबल होती हैं पीपल के लिए। इन दोनों का अलग अलग पार्ट्स होती है। सो आप एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो जहाँ पे कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है, फेडरल सिस्टम। एंड यू कैन ऑल्सो टेक एग्जांपल ऑफ योर ओन कंट्री इंडिया। तो इंडिया में भी कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है, फेडरल सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। सो यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास जो यूनिटरी है और फेडरल सिस्टम कंट्रीज है इन द वर्ल्ड, तो आप देख सकते हैं ये मैप दिया हुआ है आपके पास।
जो ब्लू वंस है ये यूनिटरी स्टेट्स हैं और जो ग्रीन वंस है वो क्या है, फेडरल स्टेट्स हैं। और जो समथिंग ये पर्पल टाइप का है ये आपका स्पेशल केसेस है सोमालिया के। एंड इट इज जस्ट अ मैप, आप एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि जो यूनाइटेड गवर्नमेंट है और जो फेडरल स्टेट्स है वो कैसे हैं वर्ड्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, now we have key features of federation. जो फेडरेशंस होती हैं उसके की फीचर्स क्या होते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड जो हमें पता होनी चाहिए कि फेडरेशन की वो क्या है। सो फर्स्ट वन, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला इम्पोर्टेंट 2 कि उसकी 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो किस में आ जाएगी, यूनिटरी सिस्टम में आ जाएगी। And second one, different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. जो डिफरेंट टायर्स है गवर्नमेंट है वो करते तो गवर्न सेम सिटीजन को है, बट उनकी जो अलग अलग जो टायर्स है, जिससे हमारे पास देखिए एग्जांपल लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। अब लोग तो उसके पास इंडिया के ही है ना, अगर एक कोई इंसान है वो यूपी में रह रहा है तो रहता वो इंडिया में भी रहा है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पार्ट्स आ रही मतलब फॉलो होगा और स्टेट गवर्नमेंट जो ऑर्डर देगी वो भी फॉलो होगा। सो वो सेम गवर्न कर रहे हैं सेम सिटीजन को, बट उनकी जो पार्ट्स है वो क्या है, जुरिडिक्शन है जो उनका स्पेसिफिक मैटर्स में है, जैसे लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। इस केसेस में उनकी पार्ट्स अलग है बट सिटीजन क्या है, सेम। थर्ड पॉइंट, the jurisdiction of the respective levels or tiers of governments are specified in the constitution। और जो ये उनके रूल्स हैं, जो जो उनकी पावर्स है वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, ना कोई ज्यादा पावर को एंजॉय कर सकता है और ना कोई कम। so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। जो हमारी एक्सिस्टेंस है और जो हमारी अथॉरिटी है जो हर एक टायर ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंड है, जो भी फॉलो करेगी दैट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वी हैव फोर्थ पॉइंट, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर जैसे कोई कोई पार है, कोई लॉ है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और उसे चेंज करना है, तो वो कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूनिलेटरल नहीं कर सकती, उसे दूसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। सो व्हेन दे बोथ विल कम टू वन पॉइंट, then only we then only the law or the power or something which can be changed in the constitution. So such changes require the consent of both the levels of government। इसमें दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जो कंसेंट से उनकी जरूरत होगी। Fifth one is, court have the power to interrupt the constitution and the power of different levels of the government। और जो हमारे कोर्ट्स होते हैं उनके पास पावर होती है, वो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अगर जो भी पावर एंजॉय कर रही है उस पर इंटरप्ट कर सकते, इंटरप्रेट कर सकते हैं। The highest court act as an umpire if dispute arise between different level of government in exercise of their respective powers। जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो क्या कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है, अगर एज एन अंपायर वर्क करता है। जैसे हमारा मैच देखते हैं क्रिकेट का, तो उसमें अंपायर होता है, वो दोनों टीम को, अगर दोनों टीम में से जो भी चीटिंग कर रहा है या फिर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो दोनों को जज करता है। वैसे यहाँ पे हमारा जो कोर्ट है वो एम्पायर का वर्क कर रहा है अगर कोई डिस्प्यूट अकर होता है दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। सो होप सो ये जो की फीचर्स है फेडरेशन के ये आपको क्लियर हो गए होंगे। एक तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड वन इज ये जो गवर्न कर रही है सेम सिटीजन को बट डिफरेंट जुरिडिक्शन, उस फिर थर्ड वन जो भी रूल्स हैं, जो भी पार्ट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन्ड है। और अगर कोई लॉ या फिर कोई फंडामेंटल प्रोविजन चेंज होना होता है तो वो दोनों लेवल की कंसेंट से होता है, और जो कोर्ट होता है वो एज अ एम्पायर वर्क करता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। जो sources of revenue है और जो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए वो क्लियरली स्पेसिफाई कर दिए गए हैं कि हाँ
आप इतना रेवेन्यू ले सकते हैं, या फिर जो भी उससे रिलेटेड रेवेन्यू रिलेटेड रूल्स होते हैं वो दोनों के लिए अलग अलग मेंशन। देन वी हैव द फेडरल सिस्टम, दिस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। तो जो हमारा फेडरल सिस्टम आता है उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट वन इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। कि जो फेडरल सिस्टम है हमारे पास, लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि एक तो ये सेफगार्ड करता है और यूनिटी जो कंट्री की होती है उसे प्रमोट करता है, उसे बढ़ाता है। और सेकेंड वन, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और अलग अलग रीजन की जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसे एक एज अ यूनाइटेड एज अ उससे अकोमोडेट करता है। सो ये जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में कि राइट डाउन द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम, सो यू शुड नो दैट. Then we have, therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. तो हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत क्रूशियल हैं इंस्टीट्यूशन और फेडरलिज्म की प्रैक्टिस के लिए. फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. जो हमारे पास डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट है और वो एग्री होनी चाहिए जो हमारे पास पावर शेयरिंग के रूल्स है. हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि पावर शेयरिंग क्या होता है, जब पावर शेयर होती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल ला रही है एंड स्टेट गवर्नमेंट उसे फॉलो नहीं कर रही है. मतलब उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. भले ही उनकी पार्ट्स अलग है, अपनी अपनी पार्ट्स से अपनी रीजन को, अपनी पीपल को ओन कर सकते हैं, बट दे शुड हैव म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग. दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच शुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. और उनका क्या बहुत जरूरी है, उनका एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई रूल आता है या जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है उसमें दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पे बहुत जरूरी है. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. So अब हमने ये पढ़ा कि पॉइंट्स में कि एक क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें वो दोनों साथ में रह सकते हैं with happy. So let's move to the next slide. So we have our next topic as balance of power. अब पावर का बैलेंस. आपने बैलेंसिंग मशीन देखी होगी जब आप वेट करते हैं, जब तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम बैलेंस होना चाहिए. और इवन जो हमारा जो लॉ है, हमारा जो जुडिशिंग का सिंबल है वो भी क्या है, दिस बैलेंस सिंबल. सो अब हमारे पास पॉइंट्स हैं. द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर. जो हमारा जो बैलेंस ऑफ पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, वो एक फेडरेशन से दूसरी फेडरेशन तक क्या करता है, वेरी करता है. सेंट्रल स्टेट में कैसा बैलेंस है. दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड. और ये डिपेंड करता है कि हिस्टोरिकली मतलब पहले जब फेडरेशन फॉर्म हुई थी तो वो कैसे फॉर्म हुई थी. जैसे अब हमारे पास, हमारी जो हमें पता है इंडिया कंट्री की बात करते हैं तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती है एंड स्टेट गवर्नमेंट में वी हैव डिफरेंट पार्टीज. बट क्या होता है उसमें बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है. और इवन जब कैसे फेडरेशन बनी तो एक फेडरेशन में से बहुत सारे हमारे पास स्टेट्स हैं, तो हमारी स्टेट्स में भी पावर का बैलेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं बहुत ज्यादा पावर फाइट हो रही है एंड कहीं नहीं हो रही है. सो वी शुड हैव बैलेंस ऑफ पावर. सो हमारे पास दो पॉइंट जरूरी है कि एक एग्जैक्ट बैलेंस होना चाहिए दोनों फेडरेशन में, और ये बैलेंस किस पे डिपेंड करता है, हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट में जो फेडरेशन बनी है उस पर. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म के टाइप क्या क्या होते हैं. So there are two kinds of routes through which federations have been formed. तो हमारे पास दो रूट हैं जिससे फेडरेशन बनी है. कभी कभार होता है ना कि अगर हमारे पास कोई एक डेस्टिनेशन सेट होता है एंड हमारे पास दो रूट हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये शॉर्टकट हुआ, ये लॉन्ग हुआ, तो ऐसे भी जा सकते हैं उस डेस्टिनेशन तक, और अगर शॉर्ट लेते हैं तो हमें कम टाइम लगेगा. तो ऐसे ही हमारे पास फेडरलिज्म में भी हमारे पास कुछ रूट्स हैं. एक फर्स्ट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई आना, जब कोई साथ में आता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो उसे क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर.
It involves independent states coming together on their own to form a bigger unit. जब independent state अपने आप आते हैं और एक bigger unit बनाते हैं on their own wish or will, तो उसमें क्या होता है? Coming together federation. It helps to maintain sovereignty and security. इसमें क्या होता है? ये sovereignty और security को maintain करता है. इसमें क्योंकि वो अपनी विश से आए होते हैं, अपनी इच्छा से आए होते हैं, तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता है. ईच स्टेट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग, और जो हर एक स्टेट होता है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है, ना कोई ज्यादा पार को प्रैक्टिस कर रहा है और ना कोई कम. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. दे आर फॉलोइंग कमिंग टुगेदर फेडरेशन. So next we have holding together federation. Next slide. Some answer glitches. Just wait for a second. So अभी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के जो हमने पढ़े हैं. तो उसका ये मैप है, यू कैन सी we have USA, Switzerland and Australia. So next slide. Next slide. Yeah, so now we have holding together federation. जो हमारे पहला क्या था? Coming together federation. Now we have holding together federation. It is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. इसमें क्या होता है कि जो एक लार्ज कंट्री है वो डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर को क्या कर ले, डिवाइड कर ले नेशनल गवर्नमेंट यूनिट्स में और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स यूनिट्स में. इट हेल्प्स फॉर अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी. इससे क्या होता है? जो डाइवर्सिटी होती है वो अच्छे से अकोमोडेट हो जाती है. जैसे डिफरेंट डिफरेंट रीजनल डाइवर्सिटी, यू कैन से रीजन के लोग रहते हैं वो साथ में आ जाते हैं होल्डिंग टुगेदर. So some states might be given more power. The ultimate power lies in the hand of central. इसमें क्या हो सकता है कि कुछ स्टेट को ज्यादा पावर भी मिल सकती है और कुछ को कम भी मिल सकती है, और इसकी जो अल्टीमेट पावर होती है वो किसके हाथों होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो अब इससे आपको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा कि या इट इज रिलेटेड टू अस. सो यस, वी हैव एग्जांपल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. इंडिया इज आल्सो प्रैक्टिसिंग दिस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. So next slide. Here we have example of holding together federation. So we have India, we have Spain and Belgium. You can see the map of all the three countries. So you can see how they are divided into different units. This is small units, constituents. So next slide. So there we have India as a federal country. So what makes India a federal country? This is a question. So here we have points. कि पहला तो है कि डिवीजन ऑफ पावर्स. हमारी इंडिया में क्या है? पावर का डिवीजन. सेकेंड वन, सम स्टेट्स आर गिवन मोर पावर्स. कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा पावर्स है. थर्ड वन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास, जिसमें हमारे जो सारे एग्रीमेंट्स हैं, सारे लॉज हैं वो रिटन है, जिससे हमारी कंट्री को जो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो रन करती है. फोर्थ वन, यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास. फिफ्थ वन, जुरिडिक्शन है कि हमारे पास जूरी है, हमारे पास कोर्ट्स हैं जो हमें जज करते हैं समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग बिटवीन द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. एंड वी हैव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. हमारे पास लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. दैट इज द मेन रीजन कि हमारी इंडिया क्या है? एक फेडरल कंट्री है. सो नेक्स्ट स्लाइड.
So हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर्स है, तो अब हम कैसे पता लगेगा कि हमारे पास इंडिया में एज अ डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है? तो इसके लिए हमारे पास 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये हमने लास्ट में भी पढ़ी थी, तो अभी हम एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। यूनियन लिस्ट होता है, इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस होती है, जो जैसे, और जो यूनियन होती है मतलब जो सेंट्रल होती है वो इसके लॉस बना सकती है। जैसे जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या है? डिफेंस है, बैंकिंग है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है। सो दीज ऑल आर लिंक्ड टू द यूनियन लिस्ट बिकॉज इट होल्ड्स नेशनल इंपॉर्टेंस। ये हमारे होल नेशन के एस्पेक्ट्स में इनको देखा जाता है। फिर हमारे पास आती है स्टेट लिस्ट। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होते हैं। इसमें हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट होती है जो हम इसके लॉस को बनाती है, एंड इसकी नेशनल, इसके इम्पोर्टेंस, जो इसके एज ए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो क्या है? पुलिस है। जैसे हर स्टेट में अलग पुलिस होती है, जैसे यू कैन से यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। सो दैट हैज ओन लाइक स्टेट इम्पोर्टेंस, हर एक स्टेट का अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। ऐसे वी हैव ट्रेड, वी हैव कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एंड देन इट कम्स कंकरेंट लिस्ट। सो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, जो सेंटर से भी कनेक्टेड है और स्टेट से भी कनेक्टेड है। इसमें दोनों सेंटर और स्टेट मिलके लॉस को फ्रेम कर सकते हैं। एंड हियर वी हैव एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, adoption and succession. So you can see how we have 3 lists: union list, state list and concurrent list, and how these have division of powers. So here हम आज अपना चैप्टर ये फिनिश कर सकते हैं, एंड इन द नेक्स्ट सीरीज वी विल कंटिन्यू विद द सेम। सो होप सो आपको आज का समझ में आ गया होगा। हियर वी कैन रिवाइज आल्सो। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है। हमने फेडरलिज्म एक ऐसी सिस्टम है जिसमें हमारे पास पावर क्या होती है, डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी में और उसके वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट में। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास फीचर्स क्या क्या हैं फेडरलिज्म के, एंड फिर हमने पढ़ा कि डुअल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फेडरल सिस्टम से। इससे क्या होता है, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। एंड सेकंड वन इज कि हमारा ये क्या करता है, अकोमोडेट करता है रीजनल डाइवर्सिटी को। फिर हमने पढ़ा कि जो आइडियल फेडरल सिस्टम है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और सेकंड वन इज एग्रीमेंट होना चाहिए साथ में रहने का। और फिर हमने पढ़ा कि कैसे बैलेंस ऑफ पावर होती है, और उसमें हमने 2 फेडरेशन पढ़ी, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन पढ़ी और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पढ़ी। और एक जो हम फिर हमने पढ़ा कि इंडिया जो है वो क्या है, एक फेडरल कंट्री है, और इसे फेडरल कंट्री क्या बनाता है, व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो हमने इसमें 3 लिस्ट पढ़ी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सो होप सो आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। सो हियर वी आर फिनिशिंग आवर चैप्टर, and the assignment related to this chapter, the question I will share on our Telegram group, or it will also be there in our website section. You can visit our website. So thank you students, have a nice day.